नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय से यादव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूम पर। दोस्तों, जैसा कि सामान्य अध्ययन की क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, सामान्य अध्ययन में हमने सामान्य विज्ञान को भी स्टार्ट कर दिया है। सामान्य विज्ञान को मैडम पढ़ा रही हैं, आप उनकी वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से समझा रही हैं। आपको सामान्य विज्ञान की कोई भी समस्या होगी वो सारी दूर हो सकती है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आज से हम लोग राज्य व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से बहुत सारे सवाल बनते हैं जीएस में, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, है ना। जो भी लोग अन्य कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जीएस में आप एक अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ये पहला वीडियो प्रस्तावना पे है। हम लोग प्रस्तावना से स्टार्ट कर रहे हैं राज्य व्यवस्था को। तो प्रस्तावना के बारे में हम लोग आज जानेंगे। प्रस्तावना का क्या, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या उसके मूल तत्व हैं, है ना, क्या उद्देश्य हैं, है ना, क्या महत्ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना की, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्रस्तावना को। मैंने दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने लिख दिया है आप लोगों की हेल्प के लिए। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आप इसको याद करने की कोशिश करें तो आप कर लीजिए। याद कर लेंगे तो आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जो प्रस्तावना के शब्दों के सीक्वेंस मिलाने के लिए जो सब क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे आप अच्छे से मन लगा के तो आपको याद हो जाएगी। वैसे आप कुछ लोगों को याद भी होगा, तो इतना काम आप करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रस्तावना की उत्पत्ति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, और संविधान सभा की बैठक बुलाई गई सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को। फिर जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मान लिया गया। ठीक है, संविधान का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, हमारा संविधान, हमारा उद्देश्य संविधान निर्माताओं का क्या होना चाहिए, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बनता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से निकली है, इसलिए इसको उद्देश्य का भी कह देते हैं। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा इसकी उत्पत्ति। बात कर लेते हैं कि हमारी संविधान हमारी जो प्रस्तावना है उसके मूल तत्व क्या हैं, है ना। उसके जो प्रमुख तत्व हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। इस संविधान का जो सार है उसको हमने अपनी प्रस्तावना में दर्शा दिया है। ठीक है, हमारा संविधान बहुत खूबसूरत संविधान है, और उस खूबसूरती को हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत मजबूत शब्दों में 8 से 10 लाइन है, मुश्किल से 7-8 लाइन है, उसमें मतलब समराइज कर दिया है। तो कोई भी अगर हमारे संविधान के प्रस्तावना को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान के अंदर है क्या। बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे संविधान को बनाया गया है। तो इसके मूलभूत तत्व हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमारी प्रस्तावना के मूलभूत 4 तत्व हैं। सबसे पहला कि हमारी प्रस्तावना जो बताती है वो कि संविधान की अधिकार का स्रोत क्या है ना। पहला है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। तो संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो जनता है, हम भारत के लोग। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाया गया? हम लोगों के लिए, है ना। तो सबसे पहले लिख दिया है हम भारत के लोग। तो आप जान सकते हैं प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों से ही ऊर्जा प्राप्त करता है, और उन्हीं के लिए एक
माहौल तैयार करता है। ठीक, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है भारत की प्रकृति। प्रस्तावना का जो दूसरा तत्व है भारत की प्रकृति, यानी प्रस्तावना का ये जो तत्व है भारत की प्रकृति, ये बताता है प्रस्तावना कि हमारा भारत, हमारा जो संविधान है कैसा भारत बनाना चाहता है ना। तो हमारा संविधान किस तरह का भारत बनाना चाहता है उसको प्रस्तावना में उकेर दिया गया है संविधान निर्माताओं ने। कैसा भारत बनाना चाहता है? हम भारत के लोग, ऊर्जा हमको कहाँ से मिल रही है? भारत के लोगों से। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब कैसा भारत बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम पर किसी का कोई अंकुश न हो, हम अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हों। दूसरा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे ये शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इनको हमने बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। हमारे यहाँ पे जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है दोस्तों, वो जो साम्यवादी समाजवाद है उससे अलग है। हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक समाजवाद की बात होती है, ठीक है, यहाँ वर्ग संघर्ष की बात नहीं होती। ठीक, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश में विविधता में एकता आप लोग सुनते हैं, बहुत सारी विविधताएं, फिर भी हम एक हैं। तो हमारे देश में अनेकों धर्म संप्रदाय हैं। भारत, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सभी धर्मों के साथ राज्य को समान व्यवहार करने की इजाज़त देता है ना, सबका विकास हो। ठीक, तो किसी भी धर्म को प्रोडक्ट करने की बात नहीं करता है, सबको, सबके साथ समान व्यवहार की बात करता है। और जो मतलब जिनको ज़रूरत है सपोर्ट करने की, उनको सपोर्ट भी करता है। तो वो चीज़ें हम लोग आगे अंदर पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से समझेंगे। तो क्योंकि एक धर्म नहीं, सैकड़ों पंथ हैं, तो यहाँ पर ये पंथ शब्द है, बहुत विराट शब्द है। धर्म से, धर्म थोड़ा संकुचित हो जाता है, तो विराट शब्द हम लोगों ने यूज किया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, है ना। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग थे वो। तो पंथ निरपेक्ष, है ना, सभी धर्मों, सभी पंथों से निरपेक्ष, ऐसा भारत हो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया, हम भारत के लोग, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, है ना, वही लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, है ना, उसका चुनाव होगा। तो इस तरह का भारत हम लोग बनाना चाहते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया, संविधान में भारत की प्रकृति कैसी होगी, ऐसी होगी। क्लियर इतनी बात। दूसरा, ये इस तरह का भारत बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है ना। तो तीसरा जो तत्व है प्रस्तावना का, वो है संविधान का उद्देश्य। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, वो जनता को क्या देना चाहता है ना। तो अब आप देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ हम अपने नागरिकों को प्रदान करना चाहते हैं। ये है हमारे संविधान का उद्देश्य। क्लियर। तो एक तो हो गया संविधान के अधिकार का स्रोत, एक तत्व। दूसरा, भारत की प्रकृति क्या होगी, आपने समझ लिया। और तीसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है ना। तो अब ये उद्देश्य समझ में आ गया कि हम हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जब हम आगे पढ़ेंगे
फंडामेंटल राइट्स से आगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो हमें ये पांचों प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारा गारंटी हम लोगों को मूल अधिकारों के माध्यम से मिलती है। ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी मिलती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको साथ प्रतिष्ठित जीवन जीने और सबके साथ समानता का व्यवहार करने की अवसर प्रदान करता है। ठीक, तो ये दो प्रकार की समता हो गई। यही है इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधु तो संविधान के उद्देश्य है। यानी हमको प्राप्त कराने के साथ साथ उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी हमको न्याय, स्वतंत्रता, समता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक, ये हमारे टारगेट हैं। कैसी बंधुता? हम सब आपस में भाईचारे के साथ रहें, सबके साथ गरिमामयी व्यवहार करें, किसी को आहत ना करें और ऐसा कोई विचारधारा क्रिएट ना करें जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता खंडित हो या प्रभावित हो, है ना। हम ऐसे भाईचारे की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है। क्लियर हो गया? संविधान का उद्देश्य ये प्रस्तावना का तीसरा तत्व है। उद्देश्य क्लियर? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता संविधान के ये उद्देश्य हैं। चौथा वही संविधान लागू होने की तिथि, यानी कि हम कब संविधान को एक्सेप्ट किए, तो लिखा हुआ है ना। दृढ़ संकल्पित होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख इतने और ये को एतद द्वारा हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को हमने 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, उसी दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता संबंधी अनुच्छेद या और कुछ। बाकी 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूरी तरह से स्वीकार कर दिया। उसी दिन हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, ये सब लोग आप जानते ही हैं। ये चार तत्व आपके क्लियर। दूसरा, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस पर बड़ा विवाद चला कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है ना। तो सबसे पहले बेरुवारी जो बाद था, बेरुवारी बाद में 1960 में, इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो अब इस पर और लंबा बहस चली। ठीक है, फिर बाद में फाइनली 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बड़ा फेमस बाद है, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया और साथ ही प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा 368 के तहत मतलब प्रस्तावना के किसी भाग में भी संविधान संशोधन की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो ये बात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किस बाद में संविधान सभा को प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया, तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में। ठीक है, एक पॉइंट्स कभी पूछ लिया जाता है किस बाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। ये फैक्ट एक बार पूछा है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब जब हमने प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग मान लिया गया, तो इसका मतलब अब इसमें संशोधन भी हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना का और दायरा बढ़ाया गया। ठीक है, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए और वो 3 नए शब्द हैं समाजवादी, जैसा मैंने आपको बताया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन
द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। या ये पूछा जाता है कई बार कि ये तीनों शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, या प्रस्तावना में पहली बार कब संविधान संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है ना, 1976। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरा, प्रस्तावना के स्वरूप को लेकर अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, है ना। कोई कहता है कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ये हमेशा पूछे जाते रहते हैं, आप इनको एक बार देख के जाइएगा, तो कभी भी सवाल अगर बनता है तो आप आसानी से उसको हल कर लेंगे, है ना। जैसे संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है ना। अल्लादी कृष्ण अय्यर का ये अपना विचार है। जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने में। उसी प्रारूप समिति के ये सदस्य थे अल्लादी कृष्ण अय्यर। इनका विचार है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, इसमें कोई दावा राय नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने आज़ादी पाई थी, और उस आज़ादी के बाद हमने जो सपने देखे थे आज़ादी पाने में कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसे ऐसे हम मतलब अपने आप संविधान का डिज़ाइन करेंगे, तो उन्हीं सपनों का ये विचार हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने प्रेमबल में देखा है। ठीक। दूसरा है, प्रस्तावना हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ठीक है, ये संविधान सभा के ये भी सदस्य हैं, है ना, कि मुंशी ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इनका ये अपना मत है। इसको भी आप याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। दूसरा है, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग, ये संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। इनको संविधान की आत्मा भी कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं। बड़ा फेमस इनका विचार है, पंडित ठाकुर दास भार्गव का। कई बार पूछा है, आप इसको ढंग से आप पढ़ लीजिए। जैसे पूछा जाता है कभी जनरली कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वैसे तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपना व्यक्तिगत उनका व्यू है कि जो 32वां अनुच्छेद है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम उसको पढ़ेंगे तब उस कॉन्स्टिट्यूशन को, तब उसकी महत्ता को समझेंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अगर उनके नाम से लेके पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो आर्टिकल 32। और अगर ऐसे पूछा जाए, आर्टिकल 32 वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर ऐसे पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमारी ये प्रस्तावना है, प्रियम्बल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप एक बार वीडियो को सुन लें, और जो भी फैक्ट इस पर लिखे हुए हैं इनको आप नोट्स बना लें, नोट डाउन कर लें, अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। जो लोग वीडियो देखते हैं कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें, ये जिससे हमारे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।